इविल नन गेम आप लोगों ने जरूर खेला होगा या फिर किसी बड़े यूट्यूबर को खेलते देखा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है इविल नन का असली नाम क्या है? और इविल नन पहले एक साइंटिस्ट हुआ करती थी, तो वो नन कैसे बनी, और भी कुछ ऐसे भयंकर सवालों के जवाब जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताए होंगे। वैसे हम 50 के सब्सक्राइबर के वेरी क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब करो यार, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाइप वाला बटन भी दबा देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम आइस क्रीम गेम की फुल स्टोरी देख लो, फिर ये स्टोरी देखना, तो तुम्हें ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो इविल नन का नाम है सिस्टर मैडलाइन, और सिस्टर मैडलाइन की कहानी शुरू होती है 1910 के आसपास पोलैंड के एक छोटे से शहर से, जहाँ एक सिंपल और नॉर्मल सी लड़की का जन्म होता है जिसका नाम होता है मैडलाइन। बचपन से ही मैडलाइन बहुत इंटेलिजेंट थी, साइंस और बायो में उसका बहुत इंटरेस्ट था। वक्त के साथ वो पढ़ाई में और स्ट्रॉन्ग होती गई और आगे चलकर बर्लिन जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिंदगी उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ ले चुकी थी। ये 1931 में मैडलाइन की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एलिजा। अब आप लोगों को ये तो पता है सिस्टर मैडलाइन की एक बेटी होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके पति का क्या नाम होता है और उसकी शादी किसके साथ होती है। तो इस सवाल का जवाब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में कोई भी थ्योरी नहीं है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट में बताओ। लेकिन हम कह सकते हैं कि सिस्टर मैडलाइन के पति शायद एक आर्मी मैन थे जो वर्ल्ड वार 2 में मारे गए थे। तो देखो ईयर 1938 में जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, एक बॉम्बिंग होती है और इसी अटैक में एलिसा की मौत हो जाती है और उसके फादर की भी। शायद एलिसा के डेड की यही थ्योरी होगी, और उस टाइम मैडलाइन काम से कहीं शहर के बाहर गई होती है। यही वो मोमेंट था जहां मैडलाइन पूरी तरह टूट जाती है, उसके लिए दुनिया रुक जाती है। अपनी बेटी को खोने के बाद मैडलाइन अमेरिका चली जाती है, जहां वो एक स्कूल ज्वाइन करती है, ईगल्स जूनियर हाई स्कूल। यहाँ पर वो एक नई आइडेंटिटी अपनाती है, एक नन यानी सिस्टर मैडलाइन के रूप में। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, वो चिल्ड्रेन को पढ़ाती है, डिसिप्लिन में रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी को भूल नहीं पाती। उस स्कूल के बारे में एक रूमर यानी अफवाह होती है कि वहाँ ब्लैक मैजिक और हिडन एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैडलाइन को लगता है कि शायद इस साइंस प्लस रिचुअल नॉलेज से वो अपनी बेटी एलिसा को वापस ला सकती है। एक दिन उसे स्कूल के अंदर एक हिडन ट्रैपडोर और सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, वहाँ उसे मिलती है एक एंशेंट रिचुअल बुक। मैडलाइन ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसे डार्क मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता चला, और फिर उसकी नजर एक ऐसे रिचुअल पर पड़ी जो मरे हुए इंसान को वापस ला सकता है। बस यहाँ से मैडलाइन की बर्बादी शुरू हो गई। उसने स्कूल के गार्डन से मुर्गी और मुर्गियां पकड़ना शुरू कर दी, उन्हें सिगरेट लैब में लाकर उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगी। हर बार वो फेल होती, हर बार उसका एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाता, लेकिन मैडलाइन ने हार नहीं मानी। कई महीनों की मेहनत के बाद वो एक मरी हुई चिकन को वापस जिंदा करने में सफल हो गई। उसने उसका नाम रखा रोस्टेल। फिर एक और म्यूटेंट चिकन बनाया जिसका नाम था मिस्टर सी। लेकिन मैडलाइन का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट अभी बाकी था। उसने एलिसा के बालों से निकाले डीएनए और डार्क रिचुअल की मदद से एक तीसरी म्यूटेंट चिकन बनाई। ये चिकन बाकी सबसे अलग थी। मैडलाइन को लगता था कि इसके अंदर एलिसा की रूह मौजूद है। उसने उसका नाम रखा गमी। अब मैडलाइन को यकीन हो चुका था कि वो अपनी बेटी को वापस ला सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी, एक परफेक्ट वेसल। इसीलिए मैडलाइन स्कूल के बच्चों पर नजर रखने लगी। वो बच्चों को टेस्ट करती, उनका बिहेवियर देखती, और जो बच्चा उसे पसंद आता उसे छुपके से किडनैप कर लेती। कई बच्चे कभी अपने घर वापस नहीं लौटे, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे लड़के को पकड़ा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस लड़के का नाम था विलियम बिस्मार्क। विलियम बाकी बच्चों जैसा नहीं था, वो बहुत होशियार था, और सबसे बड़ी बात उसने मैडलाइन के कई राज देख लिए थे। विलियम को म्यूटेंट चिकन के बारे में पता चल गया। उसने रिचुअल बुक चुरा ली और उस किताब में लिखे फॉर्मूले की मदद से एक एंटीडोट बना दिया। जैसे ही एंटीडोट चिकन्स को दिया गया, रोस्टेल, मिस्टर सी और गमी अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आए। मैडलाइन का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट
बर्बाद हो चुका था, वो टूट चुकी थी। वो बेसमेंट में बैठकर जोर जोर से रोने लगी और तभी उसके सामने एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। उसका नाम था नाज़रात। नाज़रात ने कहा, मैंने तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनी है। मैडलाइन ने उससे सिर्फ एक चीज मांगी, मुझे मेरी बेटी एलिसा वापस चाहिए। नाज़रात मान गया, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी। पहली, मैडलाइन को एक अच्छी माँ बनना होगा। दूसरी, उसे हर हाल में नाज़रात की पूजा करनी होगी। और तीसरी सबसे खतरनाक शर्त, उसे 40 साल तक ईगल्स जूनियर हाई स्कूल को छोड़कर नहीं जाना। अगर उसने इनमें से कोई भी शर्त तोड़ी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैडलाइन तुरंत मान गई और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नाज़रात ने अपनी उंगली सिस्टर मैडलाइन के पेट पे रखी और मैडलाइन अचानक प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था, विलियम बिस्मार्क। विलियम ने नाज़रात और मैडलाइन की पूरी बातचीत अपनी आंखों से देखी थी। उसने वो राज देख लिया था जो दुनिया में किसी और को नहीं पता था। कुछ समय बाद मैडलाइन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैडलाइन ने अपनी बेटी एलिसा मांगी थी, लेकिन उसके सामने था एक लड़का। फिर भी मैडलाइन ने यकीन कर लिया कि इसी बच्चे के अंदर एलिसा की रूह है और इसी लड़के का नाम रखा गया रोड, जो कि मैंने अपनी आइसक्रीम वाली वीडियो में बता के रखा है। यहीं से शुरू होती है इविल नन की असली कहानी। अब मैडलाइन रोड को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालने लगी। उसे लड़कियों के कपड़े पहनाती, उसके बाल बनाती, उसे पिंक रूम में रखती। उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रोड पूरी दुनिया से दूर उसी कमरे में बड़ा हो रहा था, लेकिन कोई और भी था जो सब कुछ देख रहा था, विलियम। विलियम कई सालों से स्कूल के अंदर छुपा हुआ था। वह जानता था कि मैडलाइन धीरे धीरे पागल होती जा रही है। उसे रोड की चिंता होने लगी। वह समझ चुका था कि अगर रोड यहीं रहा तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मैडलाइन एक और बड़ी गलती कर बैठी। उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक डेमन का जिक्र था जिसका नाम था बफोमेट। मैडलाइन ने गलती से बफोमेट को ही नाज़रात समझ लिया। अब वह नाज़रात की जगह बफोमेट की पूजा करने लगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि नाज़रात ने साफ कहा था कि वह किसी और की पूजा नहीं कर सकती। धीरे धीरे मैडलाइन का चेहरा बदलने लगा। उसकी खूबसूरती खत्म होने लगी, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, उसका दिमाग अस्थिर होने लगा। अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह गुस्सेल, खतरनाक और निर्दयी बनती जा रही थी। यहीं से सिस्टर मैडलाइन का बदलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वह बन रही थी इविल नन। उधर विलियम ने फैसला कर लिया था कि वह रोड को बचाएगा। उसने सिस्टर एंडा से संपर्क किया। काफी सोच विचार के बाद एक योजना बनाई गई। रोड को स्कूल से बाहर भेज दिया जाएगा, ऐसे इंसानों के पास जो उसका सही ख्याल रख सके। और वह इंसान था जोसेफ सुलिवन, जो कि एक मशहूर आइसक्रीम मेकर था। वह सिस्टर एंडा को आइसक्रीम डिलीवरी करता था। योजना के मुताबिक पूरे स्कूल में वेफोमेट के बारे में अफवाहें फैलाई गईं। जैसा कि उम्मीद थी, मैडलाइन गुस्से में एटिक चली गई। वह अपनी किताब लेकर वहीं बैठ गई। उधर इसी मौके का फायदा उठाकर सिस्टर एंडा और विलियम रोड को लेकर बाहर पहुंच गए और उसे जोसेफ सुलिवन के हवाले कर दिया और उसे इविल नन की रिचुअल बुक दे दी। लेकिन तभी मैडलाइन ने एटिक की खिड़की से बाहर देखा और जो दृश्य उसके सामने आया, उसे देखकर उसका खून खोल उठा। उसका बेटा रोड उससे दूर ले जाया जा रहा था और सबसे बड़ी बात, उसकी रिचुअल बुक भी जोसेफ को सौंप दी गई। उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें एक ही पल में उससे छीन ली गईं। मैडलाइन पूरी तरह पागल हो गई। उसे याद था कि अभी 36 साल बाकी थे। वह स्कूल से बाहर नहीं जा सकती थी, रोड को रोक नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर उसकी नजर एक हैमर पर पड़ी और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वह सीधे उन ननों के पास पहुंची जिन्होंने रोड को उससे दूर किया था। मैडलाइन को लग रहा था कि उन सभी ने उसके साथ धोखा किया है। उसने एक एक करके सभी नन्स को मार डाला। पूरा स्कूल चीखों से गूंज उठा, लेकिन उसी रात किसी की मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ ही समय में स्कूल की लगभग सारी ननें मारी जा चुकी थी। इसके बाद मैडलाइन ने उन सभी लाशों को स्कूल के गार्डन एरिया में दफना दिया। उसने सबूत भी मिटा दिए। अगर कोई भी जांच करने आता तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता। यहीं से ईगल्स जूनियर हाई स्कूल का एक डरावनी जगह बनना शुरू हो गया। एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं, लेकिन अंदर अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ समय बाद उस स्कूल के दरवाजे पर एक नई नन पहुंची। उसका नाम था सिस्टर
सिस्टर फिलिपा, वह स्कूल की हेड नन थी। जब उसने स्कूल के अंदर का माहौल देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वह सच्चाई जान पाती, मैडलाइन ने उस पर अपना जादू इस्तेमाल कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद फिलिपा उसके नियंत्रण में आ गई। अब फिलिपा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैडलाइन के आदेशों पर चल रही थी। अब स्कूल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैडलाइन और फिलिपा। लेकिन समस्या यह थी कि इतने बड़े स्कूल को चलाने के लिए पैसे चाहिए, खाने पीने का खर्च, बिजली का खर्च और भी सब कुछ। फिर 31 जनवरी 1955 को फिलिपा एक योजना लेकर आई। उसने कहा अगर स्कूल के अंदर लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया जाए तो काफी पैसा कमाया जा सकता है। मैडलाइन को ये आइडिया पसंद आ गया, लेकिन असली समस्या थी काम कौन करेगा। यहीं से शुरू हुआ इविल नन का सबसे खतरनाक प्लान। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। उन बच्चों को समर कैंप का लालच दिया जाता, उन्हें कहा जाता कि स्कूल में मुफ्त कैंप लग रहा है। माता पिता खुश होकर अपने बच्चों को भेज देते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बच्चा वापस कभी नहीं आएगा। बच्चों को स्कूल लाने के बाद उन्हें कैद कर लिया जाता, उनके चेहरे पर मास्क पहनाए जाते और फिर उनसे लॉन्ड्री रूम में काम करवाया जाता। सुबह से रात तक बिना रुके, बिना आजादी के जो बच्चे भागने की कोशिश करते उन्हें सजा मिलती, और जो ज्यादा परेशान करता वह मैडलाइन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता था। उधर विलियम अभी भी स्कूल के अंदर छिपा हुआ था। वह सालों से मैडलाइन पर नजर रख रहा था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो और भी मासूम बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए वह गुप्त रूप से बच्चों की मदद करता रहा, उनके लिए नोट्स छोड़ता, गुप्त रास्ते बताता और भागने के तरीके खोजता। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। वह सीवर के रास्ते स्कूल में घूम रहा था, तभी वहाँ मौजूद एक विशाल एलिगेटर ने उस पर हमला कर दिया। विलियम बुरी तरह घायल हो गया और अपनी एक टांग खो बैठा। अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। तभी वहाँ इविल नन आती है और उसको पकड़ लेती है और उसको भी मास्क पहनाकर वहाँ भेज देती है। एक दिन सिस्टर मैडलाइन कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ सिस्टर फिलिपा आ जाती है। सिस्टर फिलिपा मैडलाइन को अपनी ओर बुलाती है और सिस्टर फिलिपा के हाथों में होता है एक न्यूज़पेपर, जिसमें एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही होती है, जोसेफ सुलिवन की। जी हाँ, यह वही जोसेफ सुलिवन है जिसने रोड को एडॉप्ट किया था। उसमें लिखा था कि जोसेफ सुलिवन की फैक्ट्री अब वर्ल्ड की नंबर 1 फैक्ट्री है। उस न्यूज को देखकर सिस्टर मैडलाइन के अंदर गुस्सा वापस आ जाता है और वो सिस्टर फिलिपा से कहती है कि इसे मार डालो। और एक दिन सिस्टर फिलिपा अपनी बहन से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने जोसेफ सुलिवन कुछ बच्चों से बातचीत कर रहा है और वो याद करती है कि सिस्टर मैडलाइन ने उससे कहा था कि इसको मार डालो। और फिर सिस्टर मैडलाइन के आदेश के अनुसार सिस्टर फिलिपा जोसेफ सुलिवन को उड़ा देती है। फिर एक दिन हमें पता चलता है कि सिस्टर मैडलाइन ने विलियम को पकड़ा था, वो वहाँ से फरार हो चुका था। और फिर सिस्टर मैडलाइन एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। उस बच्चे का नाम होता है जेफरी। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जेफरी की आंखें लाल होने लगी और वो मीट का भूखा हो जाता है। इसीलिए आपने गेम में देखा होगा वो जिंदा चूहों को पकड़कर खाता है। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन उस स्कूल में एक बच्चे की एंट्री होती है। जी हाँ, ये वही बच्चा था जो सभी बच्चों को बचाने वाला था। और जैसे ही वो बच्चा उस स्कूल में पहुंचता है, इविल नन उस पर हमला कर देती है और एक कमरे में बंद कर देती है और वो बच्चा उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है विलियम से। जी हाँ, वही विलियम जो फरार हो गया था। विलियम उसे बताता है ब्रोकन मार्क्स की कहानी और वो टुकड़े उसे कहाँ मिलेंगे, और अगर वो उन टुकड़ों को जोड़ लेगा तो उसे मिलेगी कुछ ऐसी सुपर पावर्स जिससे वो इविल नन का मुकाबला कर सकता है। वो बच्चा विलियम की बात को समझ लेता है और उस मास्क के सभी पीसेस को कलेक्ट कर लेता है। इस बीच इविल नन उसे बहुत परेशान करती है, उसे मारती है, पर वो बच जाता है। अब वो मास्क रेडी हो चुका था जिससे वो इविल नन का सामना कर सकता है। फिर विलियम एक प्लान बनाता है जिसके अंदर वो लॉन्ड्री के सभी बच्चों को एक हॉट एयर बलून की मदद से वहाँ से बाहर ले जाएगा। विलियम वहाँ एक क्राफ्टर बॉय से हॉट एयर बलून बनाने का ब्लूप्रिंट बनवाता है। फिर विलियम और वह बच्चा सभी बच्चों के साथ मिलकर उस हॉट एयर बलून को बना लेते हैं। अब विलियम सभी बच्चों को साथ लेकर उस हॉट एयर बलून में बैठ जाता है और वहाँ से एस्केप कर लेता है। सिस्टर मैडलाइन यह देखकर पूरी तरह पागल हो जाती है। वो उसी पिंक रूम में जाती है और अपने हथौड़े को बिल्कुल सेम उसी तरीके से अपने हाथों में झुला रही थी जैसे वो कभी एलिसा को झुलाया करती थी। अब ईगल्स जूनियर हाई स्कूल में सिस्टर मैडलाइन और सिस्टर फिलिपा के अलावा कोई नहीं था और तभी सिस्टर मैडलाइन फैसला करती है कि अब वो
सिस्टर फिलिपा के हाथों रोड को लेटर्स लिखेगी उसके हर बर्थडे पर, और वो ऐसा ही करती है। वो खत भेजना शुरू कर देती है जिसमें वो जोसेफ के खिलाफ नफरत ही भरती है रोड के अंदर, और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब रोड का आखिरी बर्थडे होता है तो सिस्टर मेडलाइन ने उसे एक खत भिजवाया और उसके साथ एक सिगरेट बुक भी भिजवाई। यह खत लास्ट इसलिए था क्योंकि इसके बाद सिस्टर फिलिपा मेडलाइन के कंट्रोल से निकल जाती है। वो सारा का सारा पैसा लेकर भाग जाती है और बाद में बाहर जाकर अपनी एक पिज्जा शॉप खोलती है, और इस तरह सिस्टर मेडलाइन पूरे के पूरे स्कूल में अकेली पड़ जाती है और वह अब अपने बेटे को भी खत नहीं भेज सकती थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो अगले 40 साल तक उसका इंतजार करेंगी, और जैसे ही 40 साल पूरे होंगे वो खुद रोड से मिलेगी जाकर। लेकिन इससे पहले सिस्टर मेडलाइन को पता चल जाता है कि रोड की जान खतरे में है, और फिर वो रोड से मिलने के लिए जोसेफ सुलिवन की फैक्ट्री में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि पूरी फैक्ट्री में लॉकडाउन लगा था। और आगे की कहानी मेरे आइसक्रीम वाले वीडियो में पूरी है, जो कि आप लोगों ने देखी होगी या फिर देख लो जाके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको गिरैनी की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो।